हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग का यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस और वहाँ की जो पीएससीज हैं उनके लिए जो सीरीज चल रहा है, मैं मुख्य रूप से जो यूपी पीसीएस का सीरीज चल रहा है उसका जो है ये अगला पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि और संबंध क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। 2-3 पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट है। मैं जो भी की पॉइंट बताऊंगा वो किसी ना किसी रूप में एग्जाम्स में आया हुआ है, तो हर पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चंस 8 होते हैं, कभी कभी 10 होते हैं, कभी कभी 7 होते हैं, लेकिन गारंटी मानिए या ये कम से कम 30 क्वेश्चंस के बराबर होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस के बराबर होते हैं, क्योंकि उतने क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लेके आता हूँ, उतने ही क्वेश्चंस में की पॉइंट्स के रूप में या जब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ तब बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आनुवांशिक उद्योग शामिल है, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या शामिल है? एग्रीकल्चर शामिल है कि फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना शामिल है, हंटिंग यानी कि शिकार करना शामिल है, या माइनिंग यानी खुदाई करना शामिल है। जो पहला का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एग्रीकल्चर में जो है, मतलब एग्रीकल्चर जो है आनुवंशिक उद्योग में शामिल है, ठीक है। देखिए कैसे आनुवांशिकी उद्योग बिक्री के उद्देश्य से पौधों और जानवरों की कुछ प्रजातियों में प्रजनन और गुणन में लगे हैं। मुख्य उद्देश्य ऐसी बिक्री से लाभ कमाना है। जो आनुवंशिकी उद्योग होता है वो क्या करता है? प्रजनन करता है, मतलब कि उसकी रफ्तार को बढ़ाता है, किसके? पौधों के और जानवरों के, ठीक है। प्रजनन की क्षमता को बढ़ाता है और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्या करता है? गुणवत्ता की बढ़ाता है। आप लोग मार्केट में देख सकते हैं, चावल की 1000 वैरायटियाँ हैं, गेहूं की 1000 वैरायटियाँ हैं, ठीक है। मछलियों में भी वैरायटियाँ बहुत सी हो गई हैं, मुर्गियों में बहुत सी वैरायटियाँ हो गई हैं। ये सब किसका कमाल है? जेनेटिक इंडस्ट्री का कमाल है। ये लोग क्या करते हैं? उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, उनके जीन्स में चेंज कर करके और उनकी गुणवत्ता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, प्रजनन क्षमता भी बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, नर्सरी है, ठीक है। नर्सरी में जहाँ बिक्री के लिए पौधों के उगाए जाते हैं, अब यहाँ नर्सरी में क्या किया जाता है? पौधों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जाता है। मुर्गी पालन फार्म में पक्षियों के मांस और अंडे के लिए पाला जाता है। पक्षियों की ऐसी क्षमता बढ़ाई जाती है कि उनका मांस अच्छा हो, मतलब मतलब कि हैवी भी हो और खाने में भी स्वादिष्ट हो, और अंडा का प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, ठीक है। पशुपालन, मछली पालन में तालाबों, नहरों, नदियों में मछलियों को उगाने के लिए किया जाता है। मछलियों का प्रोडक्शन अच्छा हो, कोई जल्दी रोग न लगे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का निकले। आर्चर्ड में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के फलों की कटाई के लिए होता है। देखिए, अब फलों में भी अलग से गुणवत्ता आ गई है। अमरूद की कई वैरायटियाँ हो गई हैं, सेब की कई वैरायटियाँ हो गई हैं। वो लोग क्या करते हैं? उनके जीन्स में चेंज कर करके जेनेटिक इंडस्ट्री में और गुणवत्ता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ऐसा बनाते हैं कि बहुत दिन तक जो है टिकाऊ हो सके। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है। देखिए, ये बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और अब हाल ही में पूछा गया है 2020 में। तो कह रहे हैं कि इसमें से जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि खाद्यान्न वितरण, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि खाद्यान्न का खरीद, अगला क्या है? मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक यानी कि खाद्यान्न बफर स्टॉक का रख रखाव, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि खाद्यान्न का निर्यात। तो देखिए, जो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, कि खाद्यान्न प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, नहीं की बात हो रही है। तो देखिए, जो खाद्यान्न प्रबंधन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड यानी खाद्यान्न वितरण, ठीक है, उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। खाद्यान्न को किसी का वितरित करना है। देखिए, जो जो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो
कोटे पे अनाज मिलता है, गाँव में देखे होंगे आप लोग, आजकल मिल रहा है, कोरोना में खास तौर से खूब मिला है। तो वो मैनेजमेंट का ही कमाल है कि कैसे किस तरह से वितरण करना है, उसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न की खरीद, जो एमएसपी पे खाद्यान्न की खरीद होती है, सरकार खरीद करती है, तो उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक यानी कि खाद्यान्न बफर का रख रखाव मतलब कि उसके लिए कितनी जो है रखने के लिए कितनी क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। ठीक है, वो भी ध्यान रखा जाता है। और लेकिन ये निर्यात करना सरकार का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है फूड प्रबंधन में। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, ये निर्यात करना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, जो खाद्य प्रबंधन होता है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कारकों नीतियों में से कौन सा हाल ही के दिनों में भारत में चावल की कीमत को प्रभावित कर रहा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नीतियां हैं चाहे कारक हैं जो चावल के कीमत को प्रभावित कर रहे हैं? ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न, आईएएस 2020 में। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वेयर अफेक्टिंग द प्राइस राइज ऑफ राइस इन रिसेंट पास्ट? ठीक है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग यानी कि सरकारी व्यापार, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग यानी कि सरकारी भंडारण, कंज्यूमर सब्सिडी यानी कि उपभोक्ता की सब्सिडीज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, चार भी सही है, यानी कि उत्तर आपका डी सही है। ठीक है, देखिए क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, चावल का हो या गेहूं का, मुख्य रूप से सरकार देती है। इसमें जो है अधिकतर किसानों का, लगभग 50% किसानों का गवर्नमेंट जो है खरीदारी कर लेती है गेहूं चावल का, तो उससे भी चावल के प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अच्छी मूल्य पे गवर्नमेंट खरीदारी करती है। ठीक है, तो व्यापारियों को थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि एमएसपी पे गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट का व्यापार यही है। ठीक है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग में गवर्नमेंट भंडारण रखती है। इससे क्या होता है कि जब भी देश में कमी आती है, जैसे अभी कोरोना का माहौल था, तो सरकार ने क्या किया कि खूब बांटना शुरू कर दिया। मजबूरी था, क्योंकि लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, खाना कहाँ से खाएंगे जब काम ही नहीं करेंगे, तो उस ये स्टॉक जो है गवर्नमेंट के काम आई। ठीक है, तो वो वहाँ से भी क्या होता, अगर वो गवर्नमेंट नहीं करती तो चावल गेहूँ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। ठीक है, कंज्यूमर सब्सिडी, उपभोक्ता का सब्सिडी मिलती है, जैसे 2 रुपया 3 रुपये किलो पर चावल मिलता है, आप लोग कोटे में देखे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है, वहाँ से भी जो है कंट्रोल होता है क्या, गेहूँ और चावल का प्राइस। तो आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन देख लेते हैं। वही चीज़ लिखा है जो मैं समझाया हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य फार्म मूल्य में किसी भी तेजी से गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को बीमा प्रदान करना। सरकार आमतौर पर एक निश्चित मूल्य पर चावल उत्पादन के 1/3 से अधिक देशों में खरीद लेती है, 1/3 का अधिक देशों का भाग का खरीदारी कर लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, और बीमा भी रहता है कि कोई मतलब कि कोई आपका क्या हो गया, मान लीजिए कि फसल नहीं उगी, तो जो है आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए एक सामान खरीद सकते हैं, मतलब कि वो भोजन खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, गेहूँ खरीद सकते हैं, इसकी बात हो रही है, जिसका व्यापारियों द्वारा भुगतान किए गए कीमत पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। एमएसपी पे जो खरीदारी करती है सरकार, ठीक है, जो अच्छे मूल्य पे जो खरीदारी कर लेती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। एफसीआई द्वारा पर्याप्त आपूर्ति चावल और गेहूं के पर्याप्त बफर स्टॉक की रखरखाव के कारण हाल ही में दिनों में चावल और गेहूं की कीमतें स्थिर रही हैं। मतलब कि जो एफसीआई अपने अंदर स्टॉक रखा हुआ है और समय समय पर उसको निकालता रहता है, ताकि कीमत जो है मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा बढ़े ना, बहुत ज़्यादा घटे ना, वो जो है वो भी क्या करता है, चावल की जो प्राइस है उसकी स्थिरता को बरकरार रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने के लिए क्या फ़ायदे हैं? जो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है, लागू करने के क्या फ़ायदे हैं? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम? ठीक है, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम है, इसको लागू करने का क्या फ़ायदा है, तो इसको देख लीजिए। इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल एग्रीकल्चर कमोडिटी। यह जो है कृषि जिन्सों के लिए एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये पूछा गया है आईएएस 2017 में। यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करता है।
इट प्रोवाइड्स फार्मर्स एक्सेस टू नेशनल वाइड मार्केट विथ द प्राइस कमेंसुरेट विथ द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। ठीक है, तो देखिए जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 एंड ओनली, 2 एंड ओनली, ठीक है, सही सही चीज चूज करना है, बोथ 1 एंड 2 और नाइदर 1 एंड 2। यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिएगा, सही पकड़ना है, गलत पकड़ना है, गलत चूज करना है, नहीं तो जो है आता क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी। देखिए इसका जो क्या कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम का जो एडवांटेज है, फायदा है, वो दोनों है, 1 और 2 दोनों है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 में क्या है कि जो है पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या है कि यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे आते हैं। धारा योजना क्या है? सूरज धारा योजना क्या है? ठीक है, धारा नहीं है, सूरज धारा योजना है। टोटल ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पे सूरज लिखना छूट गया है, तो सूरज धारा योजना क्या है? ठीक है, तो लोन रिलेटेड है, यानी कि कर्ज संबंधी है, या कि एक्सचेंज ऑफ सीड यानी कि बीजों का आदान प्रदान करना है, कि टीकाकरण है, या इंश्योरेंस रिलेटेड है, कि बीमा संबंधी है। जो सूरज धारा योजना है वो है बी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ सीड्स है, बीजों का आदान प्रदान करना है। देखिए गवर्नमेंट जो है क्या करती है, इसको थोड़ा सा की पॉइंट्स देख लेते हैं। सूरज धारा योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया है, लागू किया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है एससी और एसटी जनजाति को किसानों को जो एससी जनजाति के किसान हैं बाजरे के फसल की जगह तिलहन और दलहन की खेती अपनाने के लिए प्रमाणित बीज प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब इसमें क्या करना है कि उनको क्या करना है कि जो बाजरे की खेती करते हैं उनको उसके स्थान पर तिलहन, माने कि तिलहन जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, जिससे तेल निकलता है, सोयाबीन हो गया, और दलहन मतलब कि दाल की खेती करने के लिए जो है उनको प्रमाणित बीज जो है देना है। ठीक है, बीज विनिमय कार्यक्रम इस योजना का मुख्य उद्देश्य, मतलब कि जो बीज का एक्सचेंज है, ठीक है, अदला बदली करना, वो इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। ठीक है, ये भी यूपी पीसीएस 2017 क्वेश्चन है। बुलक पूंजीपति से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मेंट बाय बुलक कैपिटलिस्ट? बुलक कैपिटलिस्ट से क्या तात्पर्य है बताइए? फार्मर्स हु आर पुअर यानी कि किसान जो गरीब है, फार्मर्स हु आर रिच यानी कि किसान जो अमीर है, फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच, किसान जिसके पास कुछ साधन है लेकिन जो समृद्ध नहीं है, फार्मर्स हु है आर बिग जमींदार, किसान जो कि बड़े जमींदार हैं, उनको जो है कहा जाता है बुलक कैपिटलिस्ट। तो किसको कहा जाता है बताइए? जो छुआ है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच, मतलब किसान जिसके पास जो है कुछ साधन तो है लेकिन वो समृद्ध नहीं है। जैसे देखिए ऐसे किसान जो बहुत छोटे जोत वाले हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत जो है बैल है खेती करने के लिए, थोड़ा बहुत बीज है बोने के लिए, वैसे किसानों को क्या कहा जाता है बताइए? वैसे किसानों को जो है बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जिनके पास जो है सम सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ प्रोड्यूसर, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ प्रोड्यूसर है हल्का फुल्का, और विथ लार्ज होल्डिंग इनफ सपोर्ट आप पेयर ऑफ बुलक्स, मतलब कि उसके पास बैलों की जोड़ी भी है, थोड़ा बहुत जो है बोने के अनाज है, मतलब कि थोड़ा बहुत खेत भी है, वैसे जो है कृषक को क्या कहा जाता है? बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, ना वो बहुत ज़्यादा धनी है, ना ही जमींदार किस्म का वो आदमी है, वैसे जो है किसान को बुलक कैपिटलिस्ट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कृषि समृद्धि के अनुरूप, ठीक है, कृषि समृद्धि के अनुकूल कृषि संरचना को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाया जा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन मेक द एक्वेरियम स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू एग्रीकल्चर ग्रोथ? देखिए एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि बिचौलियों का उन्मूलन करना, टेनेंसी दी फार्म यानी कि किराएदारी की सुधार करना, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग यानी कि भूमि जोत पर अधिकतम सीमा, और ऑल ऑफ द एबव यानी कि ऊपर के सभी। तो देखिए जो कृषि सुधार है, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ, कृषि सुधार में एग्रीकल्चर जो ग्रोथ करना है, विकास करना है, उसमें सब कुछ शामिल है, मतलब कि ऑल ऑफ द एबव सही है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट मतलब कि जो बिचौलियाँ हैं वो क्या करते हैं, किसानों की जो है पूर्ण रूप से मुनाफा नहीं कमाने देते हैं,
या जो बिचौलिया खाद वाले बेचने वाले हैं, वो जो गवर्नमेंट रेट तय करती है उससे अधिक रेट पे जो है खाद या बीज वगैरह उनको मिलता है। ठीक है, तो ये इनको हटाना है, ख़त्म करना है। किराए के सुधार मतलब कि जो छोटे किसान हैं दूसरे से खेत किराए पर लेते हैं, उसमें भी सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और भूमि जोत पर अधिकतम सीमा जो कि जब जमींदारी आई थी तो उसमें यह किया गया था कि बहुत ज़्यादा जिसके पास खेत है और उसको जो है जांच करके जो है उसके पास होल्ड कराना खेत था जो उस खेत को जोत रहा था, बो रहा था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है क्या करना है उसमें, कृषि के अनुकूल संरचना को बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। भारत में सीमांत जोत का आकार है, यानी कि द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया। बताइए, जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग यानी कि सीमांत जोत का आकार कितना होता है? मोर देन 5 हेक्टेयर होता है कि 2 हेक्टेयर टू 4 हेक्टेयर होता है कि 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर होता है या लेस देन 1 हेक्टेयर होता है? जो 8वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि लेस देन 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, जो सीमांत जोत का आकार होता है वो लेस देन 1 हेक्टेयर होता है। इसको याद करना है, कुछ मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, उसको जो है बिल्कुल याद करना है, बहुत सिंपल है, याद कर लीजिए। देखिए, जो सीमांत जोत होता है उसके आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। जो छोटा जोत होता है उसका आकार जो है 1 से 2 हेक्टेयर होता है। जो छोटा मध्यम आकार जोत होता है उसका जो है 2 से 4 हेक्टेयर होता है। जो मध्यम होता है वो 4 से 10 हेक्टेयर होता है और जो बड़ा होता है वो 10 हेक्टेयर से ऊपर होता है, बड़ा होता है। तो ध्यान रखना, ये जोतों का साइज है, जोतों के साइज के हिसाब से जो है ये नाम लिखा हुआ है, इसको जो है आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। गेहूं में सिंचाई के लिए सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, मतलब कि द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन विट इज। सबसे अच्छा समय जो है गेहूं में जो सिंचाई के लिए कौन सा है? सिराई स्टेज, टिलरिंग स्टेज यानी कि जुताई अवस्था, या बूटिंग स्टेज, ठीक है, या ज्वाइंटिंग स्टेज, जुड़ने की चरण। तो जो 9वां प्रश्न है, ठीक है, उसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि सिराई स्टेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सिराई यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन, जब पौधे नमी के तनाव के कारण जो है सबसे अधिक होते हैं। मतलब कि सिराई स्टेज में क्या होता है कि इसमें नमी बहुत कम होता है। ठीक है, और उस समय जो है क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, उस समय जो है पौधों की आवश्यकता होती है। मतलब कि सबसे बढ़िया समय होता है, सबसे क्रिटिकल समय होता है कि पौधे को क्या किया जाए, गेहूं के पौधे को पानी दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धीमी कृषि विकास का प्रभावी कारण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव रीजन ऑफ द स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया? ठीक है, तो रूरल पॉवर्टी है, ग्रामीण गरीबी है, अर्बन गरीबी या शहरी गरीबी है, या स्किल्ड लेबर कुशल श्रम है, या मार्जिनल फ्रॉम माइग्रेशन फ्रॉम सिटी टू विलेज, यानी कि शहरों से गाँव में, गाँव की ओर पलायन है। देखिए, जो इसका उत्तर हो जाएगा हो जाएगा ए, यानी कि रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी। निम्नलिखित में से भारत में धीमी कृषि के विकास के लिए प्रभावी कारण है। क्यों कारण? देखिए, जो कृषि होती है अधिकतर गांव में होती है। वहाँ के लोग जो है गरीब होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अच्छी तरह से बीजों को नहीं खरीद सकते, अच्छी क्वालिटी का जो है खेती नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से सिंचाई नहीं कर सकते, खाद उर्वरक चीज़ों को नहीं खरीद सकते। तो जो ग्रामीण गरीबी है वो जो है कृषि विकास में क्या है, बहुत जो है धीमा होने का कारण है, ये समझ जाइए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा की पॉइंट से देख लेते हैं। ग्रामीण गरीबी जो है अग्रिम कृषि और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए हतोत्साहित करती है। जो गरीबी है वो अग्रिम कृषि यानी कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जैसे अच्छा क्वालिटी का बीज हो गया, अच्छी क्वालिटी का उर्वरक हो गया, उसमें जो है नहीं निवेश कर पाती है। अधिकांश भारतीय जो कृषि में शामिल है वे शहरों के बजाय गाँव में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो कृषि करते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? गाँव में ही रहते हैं, शहर में तो रहते नहीं हैं। और वहाँ की जो गरीबी है वो क्या करती है, अच्छी कृषि में क्या है, बाधक है। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।